आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं बल के प्रकार के बारे में, जिसमें दो प्रकार के बल है। वो हमने दो टाइप में है वो डिवाइड किया था बल को, संपर्की बल और असंपर्की बल। संपर्की बल में है वो हमने पढ़ लिए थे तीनों प्रकार, कौन कौन से थे? पेशीय बल, घर्षण बल और उत्प्लावन बल के बारे में है वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने असंपर्की बल की बात की, जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और चुंबकीय बल है वो पढ़ लिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट बल और है, जिसमें एग्जाम में है वो सीधा क्वेश्चन है वो आता है। तो अब है उन बलों के बारे में है वो हम बात करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे अभिकेंद्रीय बल के बारे में। अभिकेंद्रीय बल जैसे कि किसी वस्तु की वृत्तीय गति के दौरान परिधि से केंद्र की तरफ है वो लगने वाला जो बल होता है। जब कोई वस्तु है वृत्तीय गति करती है, वृत्त के आकार में है वो गति करती है, तो परिधि से केंद्र की तरफ जब कोई बल कार्य करता है तो वो बल कौन सा बल होता है? वो होता है अभिकेंद्रीय बल। जैसे कि हम धागे से पत्थर को बांध कर है वो घुमाते हैं, तो कौन सा बल कार्य करता है? वो कार्य करता है अभिकेंद्रीय बल। दूसरा है गाड़ी की मोड़ की ओर झुकना। जब गाड़ी है वो मोड़ की तरफ है अपने आप झुकने लगती है, तो कौन सा बल कार्य करता है? वहाँ भी अभिकेंद्रीय बल है वो कार्य करता है। दूसरा जो बल है वो है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी ये कौन सा था? वृत्त परिधि से केंद्र की तरफ जब हम धागे को है वो घुमाते हैं वृत्तीय आकार में, तो वृत्त परिधि से केंद्र की तरफ हमारे हाथ की तरफ है जो बल कार्य करता है वो हो गया अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल है वो क्या होता है? किसी वस्तु की वृत्तीय गति के दौरान केंद्र से परिधि की तरफ जब कोई बल कार्य करता है तो वह बल कौन सा बल होता है? वो होता है अपकेंद्रीय बल। जैसे कि दूध से क्रीम निकालने की जो मशीन होती है वो किस पर कार्य करती है? वो कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के ऊपर। वॉशिंग मशीन भी किस पर कार्य करती है? वो कार्य करती है यानी केंद्र से है वो परिधि की तरफ है जब कोई बल कार्य करता है तो वो होता है अपकेंद्रीय। और जब हम बिलोते हैं किसी छाछ दही को, तो जब वो बल कार्य करता है तो वो बल कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन भी किस पर कार्य करती है? वो कार्य करती है अपकेंद्रीय बल पर। यानी कि जब हमने कपड़े धोने वाली जो मशीन है वो देखी है, तो उसमें जो केंद्र की तरफ है वो घूमता हुआ आता है और परिधि की तरफ है वो चला जाता है, तो ये कौन सा बल कार्य करता है? तो वहाँ पर कार्य करता है अपकेंद्रीय बल। अब हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव बल के बारे में। पृष्ठ तनाव जो बल है वो क्या होता है? किसी द्रव्य की सतह के अणुओं के मध्य, यानी द्रव्य की जो सतह होती है उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल है वो उत्पन्न होता है, वहाँ होता है पृष्ठ तनाव बल। यानी कि किसी वस्तु की द्रव्य की सतह के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो होता है पृष्ठ तनाव बल। जो पानी की बूंद का गोल होना किस कारण होती है? पानी की बूंद गोल पृष्ठ तनाव बल के कारण है। वो पानी की बूंद है वो गोल होती है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे है वो गोल हो जाते हैं। द्रव्य को गर्म करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। जब हम द्रव्य को गर्म करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। इसी कारण क्या होता है कि सूप और चाय का जो स्वाद है वो ठंडा होता है तो हमें कम स्वादिष्ट लगता है। जब उसे गर्म कर दिया जाता है तो वो स्वादिष्ट है वो अधिक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव है वो कम हो गया है, इस कारण है वो हमें स्वादिष्ट लगता है। अब पृष्ठ तनाव बल है वो कितने टाइप के होते हैं? वो होते हैं दो टाइप के, एक सहसंजन बल
और एक दूसरा होता है आसंजन बल। सहसंजन यानी एक ही द्रव्य के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो होता है सहसंजन बल। जैसे कि केशिका जल का ऊपर चढ़ना, दीपक मोमबत्ती लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना, बारिश से ठीक पहले खेतों की जुताई है, वो किस प्रकार का बल है? वो सहसंजन बल है। यानी पृष्ठ तनाव बल दो टाइप का होता है, एक सहसंजन बल और एक आसंजन बल। जब एक ही अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है वो होता है सहसंजन बल। जब दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य लगता है तो वो होता है आसंजन बल। ये हो गया है केशिका जल का ऊपर चढ़ना, दीपक मोमबत्ती में तेल है वो ऊपर चढ़ रहा है और बारिश से ठीक पहले है जब हम जुताई करते हैं तो वो कौन सा बल कार्य करता है? वहां पर आसंजन बल है वो कार्य करता है। दूसरा जो बल है वो है आसंजन बल। जब दो अलग अलग अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो होता है आसंजन बल। जैसे कि कागज व स्याही के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। कागज भी अलग हो गया और स्याही भी है वो अलग हो गई, तो दो अणु हो गए, तो अलग अलग अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो हो गया आसंजन बल। अब हम एक जो संवेग संरक्षण के नियम से है वो सीधा क्वेश्चन है वो आता है कई बार एग्जाम में, तो हम उसकी बात करते हैं। जब ये दो पदार्थ हैं, जब दो वस्तुएं हैं ये दोनों और दोनों अलग अलग वेग से है, m1 है वो u1 यानी कि प्रारंभिक वेग से, m2 है वो u2 यानी कि प्रारंभिक वेग हो गया, और ये दो वस्तुएं हैं और ये दोनों वेग से किससे गति कर रही है? v1 और v2 यानी अंतिम वेग। और m1 m2 दोनों पदार्थ है ये हो गए, यानी यहाँ पर u1 और u2 है प्रारंभिक वेग, v1 और v2 है अंतिम वेग। तो m1 v1 m2 v2, वहीं ऐसे m1 v1 m2 v2। जब दो वस्तुएं सीधी रेखा में अलग अलग वेग से गति कर रही है तो उनका संवेग टकराने से पहले तथा टकराने के बाद में है वो बराबर होता है। यानी कि ये दोनों वस्तुएं हैं जब अंतिम वेग से है या प्रारंभिक वेग से है, जब गति करेगी, जब ये दोनों वस्तुएं आपस में टकराएगी तो इसका प्रारंभिक वेग टकराने से पहले और टकराने के बाद में दोनों का जो वेग होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। यदि कोई बाह्य बल कार्य न करे तो वहाँ पर संवेग संरक्षण है वो नियत रहता है। जब दोनों है वो बाह्य बल कार्य नहीं करे तो दोनों वेग कैसा रहता है? वो रहता है नियत। कहने का मतलब इतना है, ये दोनों वस्तुएं हैं, दोनों प्रारंभिक व अंतिम वेग से दोनों है वो एक समान गति कर रही है। जब टकराने से पहले इसका संवेग और टकराने के बाद में दोनों का संवेग है वो बराबर होगा, यानी कि संवेग है वो नियत रहेगा। इसे संवेग संरक्षण का नियम है वो कहते हैं। तो आज है वो हमने बल है वो पूरा पढ़ लिया। जनरल साइंस के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें ये पेपर है फर्स्ट पेपर, उसमें जनरल साइंस वाला पार्ट है वो पूरा है वो हमने कर लिया। सिर्फ एक टॉपिक है वो और बचा है बल एवं गति, तो बल है वो हमने कंप्लीट किया है। अब एक टॉपिक यानी कि एक क्लास है वो हमारी गति की और रही है, वो हम अगले जो वीडियो है उसमें कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।